नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लर्निंग इज अ प्रोसेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 क्वेश्चन आंसर इसके करेंगे हम। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हमने प्रीवियस वीडियो में कर लिया है, आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखेंगे पार्ट 1 है इसका, एक्सप्लेन व्हाई नोमैडिक ट्राइब्स नीड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। क्यों उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था, क्या मजबूरी थी उनकी। व्हाट आर द एडवांटेजेस टू एनवायरनमेंट ऑफ दिस कंटिन्यूअस मूवमेंट। तो इस कंटिन्यूअस मूवमेंट के क्या फायदे थे एनवायरनमेंट के लिए। नोमैडिक ट्राइब्स मूव फ्रॉम वन लोकेशन इन ऑर्डर टू मेंटेन देयर सस्टेनेंस एंड वे ऑफ लाइफ। नोमैडिक लोग क्यों घूमते एक जगह से दूसरी जगह, जिस तरह से वो जीवन जीते हैं उसको मेंटेन करने के लिए उनका घूमना जरूरी होता था। एज दे हैव एनिमल हर्ड्स, जैसे कि उनके पास क्या होते थे, जानवरों के ग्रुप होते थे। और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर बहुत इंपॉर्टेंट रहती थी उन लोगों के लिए। किसके साथ, पास्चर के साथ। पास्चर अगर घास चराने के लिए जगह है तो पानी भी जरूरी होता था। ठीक है। When the pasture is depleted, they move to next area looking for new grazing ground. जब भी ऐसा होता था कि एक जगह जिस चरागाह पे वो जानवरों को चरा रहे हैं वो खत्म हो जाता था वहाँ घास, तो वो क्या करते थे, दूसरी जगह एक नई ग्रेजिंग लैंड ढूंढ लेते थे, वहां पे जाते थे। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, फायदे क्या हैं। पहले तो इकोलॉजिकल बैलेंस है ना, कि वो बैलेंस बना रहे जिससे कि ओवर ग्रेजिंग बच जाए। ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है कि जो मैन्योर है एनिमल्स का, जैसे जानवर का वेस्ट है, वो मिट्टी को फर्टिलाइज करने में हेल्प करता था। और जब वो लोग वो ग्राउंड छोड़ के चले जाते थे, नेक्स्ट टाइम आने तक के लिए वहां पे अच्छी खासी घास उग जाती थी। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका था उनके जानवरों को अच्छे हेल्दी और अच्छा घास प्रोवाइड करने का। इसके ये सब फायदे हुआ करते थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया ब्रॉट इन द फॉलोइंग लॉज। जो लॉज कॉलोनियल गवर्नमेंट ने भारत में लाए उनको डिस्कस करना है और हर एक केस में एक्सप्लेन करना है कि जो लॉ है वो किसकी लाइफ्स, पशुपालक लोगों के जीवन को कैसे बदलता है। पहले वेस्टलैंड रूल्स पढ़ा है हमने, ये सब सारे पढ़े हैं, एक एक करके हम सबको देख लेते हैं ना। वेस्टलैंड रूल्स स्टार्ट कब किए गए थे, 1863 में। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपको हर डेट याद रहे, जस्ट ये आपको रिमाइंड कराने के लिए वापस मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। ऑल ग्रेजिंग लैंड्स वर कंसीडर्ड वेस्टलैंड्स बाय द कॉलोनियल रूलर्स एज दे ब्रॉट नो रेवेन्यू टू देम। जितना भी ग्रेजिंग लैंड था कॉलोनियल रूलर के लिए वो तो वेस्ट होता था, क्योंकि वहां से उन्हें पैसा नहीं मिलता था, रेवेन्यू नहीं मिलता था। अगर ये लैंड को ट्रांसफॉर्म करके कल्टिवेटेड फॉर्म लैंड में अगर वो कन्वर्ट कर देते तो उससे उनको क्या होता, इंक्रीज कर जाता रेवेन्यू उनका। प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स भी बढ़ सकती थी, जिसमें वो जूट उगा सकते थे, कॉटन, वीट, ये सब के लिए। इसीलिए वेस्टलैंड रूल्स को बनाया गया ताकि वो इस जमीन को अपने अंडर कर सके, अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकें। हालांकि ये जो रूल्स उन्होंने बनाए थे, इससे क्या हुआ, जो पेस्टोरल लोगों का जो पास्चर है वो कम हो गए, जो इनके लिए डेथ नेल साबित होता है, यानी कि उनकी मृत्यु का फरमान जैसे हो गया, मौत का पर्चा कोई किसी को पकड़ा दे, इस तरह से साबित हुआ, क्योंकि उनके जानवर इन पे डिपेंडेंट थे। तो इस तरह से धीरे धीरे क्या हुआ, इसका रिजल्ट ये होता है कि जो लॉस ऑफ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर देम वो हो जाता है, खत्म हो जाता है उनका लाइवलीहुड का मीन्स ही, क्योंकि उनको सारा काम पशुओं के साथ है और पशुओं के लिए खाने के लिए कुछ नहीं है तो क्या करेंगे वो। फॉरेस्ट एक्ट्स 1865 से शुरुआत करते हैं इनकी, फिर बाद में अमेंड कर करके बहुत 1927 तक बनते रहे ये ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस भी बनते रहे। तो अभी देखते हैं हम कि ये जो एक्ट्स थे किस लिए किए गए थे, कंट्रोल गेन करना चाहते थे फॉरेस्ट एरिया पे जहां कमर्शियली इंपॉर्टेंट ट्रीज उगा करते थे। ठीक है। हालांकि जो ये एक्ट थे ये यूटिलाइज करेंगे रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए पेस्टोरलिस्ट से भी, क्योंकि ये एक्ट इनेक्ट करने के बाद क्या हो जाता है कि जो लोग थे उनको फ्रीली मूव नहीं करने दिया जाता था, अगर उन्हें फॉरेस्ट में एंटर करना है तो उन्हें टैक्स पे करना पड़ता था, तो इसलिए एक इनकम का सोर्स भी बन गया उनके लिए। जो रिस्ट्रिक्शंस लग गई थी उनके ऊपर फॉरेस्ट एक्ट के बाद, किसके ऊपर, जो फॉरेस्ट पेस्टोरलिस्ट से। अब ऐसा था कि फॉरेस्ट एक्ट के हिसाब से जैसी उन लोगों की प्लानिंग थी, पेस्टोरलिस्ट की प्लानिंग होती थी मूवमेंट की,
वो नहीं कर सकते थे वो, बल्कि उनको कानून के हिसाब से चलना पड़ता था, कितनी देर वो जंगल में रहेंगे, कितनी देर के बाद उनको बाहर निकलना है, ये सब उनको एक्ट के तहत ही करना पड़ता था। ठीक है। नाउ क्या है कि क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 में इम्प्लीमेंट होता है। ये क्यों आया? ये इंट्रोड्यूस किया गया था कि नोमैडिक ट्राइब्स जो हैं उनको सेटल लाइफ के लिए फोर्स करना था उनको, कि वो एक जगह रुक के रहें ताकि उनको वहां से भी टैक्स मिले। तो टैक्स कलेक्शन के लिए क्या चाहिए होता था? परमानेंट एड्रेस। ठीक है, परमानेंट एड्रेस होगा तो वहां पे कलेक्ट करेंगे, कितना इनकम है, कितना क्या है, सब कुछ पता रहता था। इस एक्ट की वजह से जो इमेज थी नोमैडिक ट्राइब्स की बहुत खराब दर्शाई गई। तो नेक्स्ट क्या है कि इससे डिस्टर्ब हो जाते हैं उनके जो रिलेशनशिप थे पीजेंट्स के साथ, जो किसान लोग थे ना, उनके रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं इनके साथ। और जो मेन स्ट्रीम कम्युनिटीज थी वो भी इनसे दूर दूर रहने लगे, क्योंकि इनको कहा गया क्रिमिनल। क्रिमिनल कौन होता है? जो बुरे काम कर सकता है, मर्डर कर सकता है, चोरी कर सकता है, कुछ भी बुरे काम करेगा उसको हम क्रिमिनल कैटेगरी में ही रखते हैं। इट ऑल्सो बैड इफेक्टेड देयर अर्निंग, और इससे उनकी जो अर्निंग थी खुद की वो भी बहुत बुरे तरीके से इफेक्ट हुई। अब देखो किस तरह से ये एक्ट इफेक्ट कर रहे हैं, ये हमें समझाने की कोशिश की जा रही है। ग्रेजिंग एक्ट टैक्स जो था वो 1850 में इम्प्लीमेंट किया गया, स्टार्ट किया गया। इसमें क्या था कि कॉलोनियल गवर्नमेंट ने अपनी रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए ये टैक्स इम्प्लीमेंट किया था पेस्टोरल कम्युनिटीज पे। पेस्टोरल वही पशुपालक लोगों पे उन्हें टैक्स पे करना पड़ता था हर जानवर के लिए जो वो किसी भी चरागाह में चराते थे। तो ये इस राइट को, अब जो टैक्स कलेक्शन का हक था ना, वो किसको? ऑक्शन ऑक्शन करना होता है, बोली लगाना और किसी को दे देना। ऑक्शन किया गया कॉन्ट्रैक्टर्स को, कॉन्ट्रैक्टर्स को दे दिए गए कि आपको टैक्स कलेक्शन कलेक्ट करना है इन लोगों से। तो वो बहुत ज़्यादा टैक्स एक्सट्रैक्ट करते थे, निकालते थे किनसे? जो ये पेस्टोरल कम्युनिटीज थी, क्योंकि उन्होंने जगह को खरीदा है, जो पैसा उन्होंने दिया है उसको वो वापस पाने के लिए और उसके साथ अपना प्रॉफिट जोड़ने के लिए वो ज़्यादा हाई टैक्सेस लगाते थे। बाद में गवर्नमेंट ने खुद टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर दिए। ठीक है, इससे क्या हुआ कि प्रॉब्लम्स आने लगी किसको? पेस्टोरलिस्ट को। पेस्टोरलिस्ट जो लोग थे उनको बहुत प्रॉब्लम्स फील होती थी, वो हैरास फील करते थे। टैक्स कलेक्टर्स ने तो उन्हें बहुत ही हैरास किया था ऑलरेडी, कि बहुत हाई अमाउंट में उनसे टैक्स लिया जाता था। तो एक इकोनॉमिक बर्डन भी बन गया था उन लोगों के ऊपर। पहले तो उनको कोई टैक्स देना नहीं पड़ता था, पर बाद में उनको बहुत ज्यादा टैक्स उनके ऊपर आने लगा, जिससे वो काफी एक कर्ज के नीचे धीरे धीरे दबते गए थे। गिव रीजंस टू एक्सप्लेन व्हाई द मसाई कम्युनिटी लॉस्ट देयर ग्रेजिंग लैंड्स। अब रीजंस हमने इंडिया के बारे में क्वेश्चन आंसर पढ़े। अब मसाई कहाँ पे? अफ्रीकन कम्युनिटी है ये। तो यहाँ पे ये ग्रेजिंग लैंड कैसे उनके खो गए, क्या हुआ, उनके बारे में हमने रीजन जानने हैं। 1885 में क्या होता है? मसाई लैंड जो है आधी कर दी गई। इंटरनेशनल बाउंड्रीज ड्रॉ करी थी दो कॉलोनीज के बीच में। पहली कौन सी कॉलोनी थी? ब्रिटिश कीनिया, और दूसरी जर्मन तंगानिका। ये दो कम्युनिटीज ने आपस में इंटरनेशनल बाउंड्रीज बना दी थी इसी लैंड पे। द बेस्ट पास्चर लैंड जो थी उन्हें रिजर्व कर दिया गया वाइट सेटलमेंट के लिए, जो बहुत ही अच्छा खूबसूरत एरिया होता था ना। पास्चर लैंड कैसा होता है? ग्रास लैंड। आप देखोगे तो वहां पे क्या है? खुला है, मैदान की तरह है। तो अगर उनको वैसा दिखता था तो गोरे लोग वहां पे अपने लिए रहने के लिए स्थान बना लेते थे। और मसाई ट्राइब्स को क्या दिया गया? एरिड स्मॉल एरियाज, जो सूखे होते थे, छोटे छोटे होते थे, साउदर्न कीनिया, नॉर्दर्न तंजानिया में ये सब एरिया दिया गया उनको। तो किसकी कमी होगी? ग्रेजिंग लैंड की कमी हो गई। और उसके बाद क्या होता है? 2 साल का जो सूखा पड़ा, इससे क्या लॉस होता है? लगभग 60% जो जितने कैटल थे उन लोगों के, मसाई ट्राइब के, उनका लॉस हो जाता है उनको। ठीक है, अब क्योंकि खाने के लिए कुछ नहीं है तो वो धीरे धीरे मरना शुरू हो गए थे। इंक्रीज इन कल्टीवेशन एंड प्रमोशन ऑफ गेम रिजर्व्स एडेड टू देयर वोज। ठीक है, अब कल्टीवेशन को भी बढ़ाने के लिए उन्होंने जमीन छीन ली थी उन लोगों से, और साथ में गेम रिजर्व बना दिए गए थे, जैसे कि वहां पे जानवरों का शिकार करने के लिए ऐसे रिजर्व एरिया कर दिए गए थे, कोई और नहीं जाना चाहिए वहां पे। तो इनकी तकलीफों को बढ़ाने के लिए इन दो चीजों ने भी और ऐड किया था। Thus, with the increasing power of the colonists and their adverse impact on the Maasai's social life, तो इंक्रीजिंग पावर कॉलोनिस्ट की थी और उनके जो एडवर्स इम्पैक्ट थे किसके ऊपर? मसाई लोगों की सोशल लाइफ पे। ये कम्युनिटी धीरे धीरे इनके और जितने भी ग्रेजिंग लैंड थे वो खत्म हो गए। There are many similarities in the way in which the modern world forced changes in the lives of pastoral communities in India and East Africa right about
Any two examples of changes which were similar for Indian pastoralists and the Maasai herders? हमने देखा बहुत सारी जो चीजें थी, बहुत सारे तौर तरीके थे जो ब्रिटिशर्स ने इंडिया और अफ्रीका में सेम अपनाए थे, वही हमने देखने हैं कि भारत में और जो मसाई ट्राइब थे उनमें जो भी एक्ट्स की वजह से बदलाव आए, जो भी पेस्टोरल लाइफ में चेंज आया, उनमें क्या सिमिलैरिटीज थी? देयर आर मेनी सिमिलैरिटीज इन द वे इन विच द मॉडर्न वर्ल्ड फोर्स चेंजेस इन ऑन द लाइव्स ऑफ पेस्टोरल कम्युनिटीज इन इंडिया एंड ईस्ट अफ्रीका। ठीक है, बहुत सारी सिमिलैरिटीज थी, है ना। Two changes that were similar for Indian pastoralists and the Maasai herders are as follows. दो थी जिनको हम देख सकते हैं. Both communities lost their grazing lands due to the preference given to the cultivation. ठीक है, तो दोनों की क्या हो गई, जो ग्रेजिंग लैंड्स थी वो खत्म हो गई. बोथ कम्युनिटीज वर नोमैडिक, दोनों ही क्या थे, नोमैडिक थे, जो एक जगह पे स्थायी नहीं रहते. इसीलिए एक्सट्रीम सस्पिशन उनको दोनों को ही कहता था, शक की नजरों से देखा जाता था कॉलोनियल पावर के द्वारा. इससे क्या होगा, उनका फर्दर डिक्लाइन होने शुरू हो गया, क्योंकि उनके ऊपर शक होने लगा, उनके ऊपर एक्ट्स लगा दिए गए, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगा दिए गए. तो इस तरह से ये उनके जीवन पे काफी ज्यादा बुरे प्रभाव सिमिलर ही थे, चाहे अफ्रीका में चाहे इंडिया में. तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन आंसर भी समाप्त हुए. तो 9th क्लास की हिस्ट्री समाप्त होती है. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए. धन्यवाद.